नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पीजीटी 2003 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें से दो पार्ट आएगा, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। ठीक है, तो पार्ट ए में 1 से लगभग 43 प्रश्न है, बाकी पार्ट 3 में 2 में 43 से 85 प्रश्न है। तो आज पार्ट ए हम लोग देखेंगे। फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि स्टार्ट कर सकें। और इसके पहले अभी तक हम लोगों ने सन 2000 और 2002 के पीजीटी का पेपर देख लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर नोटिफिकेशन में आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट किया जाएगा आज का वीडियो और देखेंगे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना चाहिए। क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या राज्य कहलाता है। ठीक है, स्थानीय कानून को बनाने, लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, मतलब इसको बनाने और लागू करने के प्रदान करने की क्षमता किसके पास होती है, और उन दायित्वों को निर्वहन करने को जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन सीधे सीधे समझेंगे। स्थानीय कानून को बनाने और लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आप सभी का आंसर डी आ रहा होगा। तो ये राज्य कहलाता है। ठीक है, स्थानीय कानून की व्यवस्था कौन करता है? राज्य करता है, यानी पंचायती राज की एक तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, पंचायती राज की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी लोग डी लगाएंगे। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? विषय क्षेत्र को पूछ रहा है। राज्य, सरकार, विधियाँ, प्रथाएं, संस्कृति, संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। राज्य, सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, सभी का उत्तर सही आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, यानी कि राज्य का मूल्य, ठीक है ना, राज्य मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल, ये सभी राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाएगा, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया। प्रभुसत्ता की अवधारणा का सर्वप्रथम निरूपण किसने किया है? प्लेटो, अरस्तु, बोंदा या लॉक ने? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा, ऑप्शन सी बोंदा। ठीक ना, तो बोंदा की जो पुस्तक है 6 बुक्स द रिपब्लिक, ठीक है, 6 बुक्स द रिपब्लिक में ये जो है प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर सी ठीक हो जाएगा। जीन बोंदा इनका नाम है पूरा, जीन बोंदा। ठीक है, और ये कैसे विचार हैं, कहाँ के? तो फ्रांसीसी विचारक हैं। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी भी पूछ सकता है। अगला देखा जाएगा, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की मतलब कि पुलिस राज्य का मतलब है जो आवश्यक कार्यों को करता था। इसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रीय प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का उदय, धर्म तंत्रात्मक राज्य का उदय, धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय या कल्याणकारी राज्य का उदय। चलिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का सभी का डी आना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के उदय के फलस्वरूप क्या है, पुलिस राज्य की अवधारणा अब बेदम हो गई है या पुरानी पड़ गई है। ठीक है ना, लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट जो है लॉर्ड बेवरिज की रिपोर्ट थी एक, ठीक ना, लॉर्ड बेवरिज। इंग्लैंड में एक रिपोर्ट पेश की गई थी 1943
थ्री में, ठीक है। उन्होंने 5 जो है बड़ी बुराइयों को पेश किया था, जिनके बारे में बताया था, जैसे बीमारी है, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव, ठीक है। उनके उन्मूलन के लिए राज्य के सकारात्मक भूमिका की कामना करते हैं, ठीक है। और उस समय जो इटली सरकार थी, इटली की सरकार थी, उन्होंने इसको मान लिया था। तो एक तरीके से क्या हुआ कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है होती है। तो वहाँ पर कल्याणकारी राज्य ने पुलिस राज्य की अवधारणा को मतलब एक तरीके से कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला देखा जाएगा, श्रमिकों की तानाशाही का सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स व एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो लेनिन है, उन्होंने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में जो श्रमिकों की तानाशाही है उसको सुपरिष्कृत करने का प्रयास किया, ठीक है ना। इस पुस्तक में लेनिन ने समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं में अंतर करने का प्रयास किया है। किसमें? समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था में अंतर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, सभी का उत्तर डी आ रहा होगा। अगला बताइएगा, 6वां प्रश्न है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करता है: कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय समस्याओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, राज्य के द्वारा नियोजन हो। उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक मान रहे होंगे आप लोग। तो समाजवाद प्रतिपादन करता है कि राज्य के द्वारा नियोजन हो, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, राज्य के द्वारा नियोजन हो। ये लोग जो समाजवादी समर्थक होते हैं, जो समाजवादी समर्थक होते हैं, वो राज्य को जो है सकारात्मक मानते हैं, सकारात्मक भलाई मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला देखा जाएगा, 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात वर्ग के सिद्धांत से पैरेटो जुड़े हैं, उदारवादी सिद्धांत से बर्क हैं, उदारवादी सिद्धांत से प्लेटो हैं, समाजवादी प्रसंविदा सिद्धांत से रूसो हैं। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो उदारवादी सिद्धांत वो प्लेटो नहीं बल्कि कौन है? जॉन लॉक, ठीक है ना, जॉन लॉक। नोट डाउन करिएगा। और प्लेटो कैसे हैं? आदर्शवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं या समर्थक हैं, ठीक है ना, आदर्शवादी सिद्धांत। और उदारवादी के जॉन लॉक हो जाएंगे, इसलिए उत्तर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। अगला बताइए, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है न्याय संगत समाज को, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज को, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज को, या उक्त सभी। उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा। मार्क्सवाद जो है न्याय संगत समाज को, उत्पादन वितरण पर आधारित समाज को, शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज को, यानी इन सारी चीज़ों को जो है स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो न्याय संगत समाज, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज व शोषण विहीन वर्ग विहीन समाज स्थापित करने की बात करता है, ठीक है। और इसको मार्क्सवाद क्या कहते हैं? इसको मार्क्सवाद क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद भी कहता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलता है? वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा देता है, समाजवाद
वाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा सभी का। अगला देखा जाएगा, 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गैलब्रेथ, मैकफर्शन, कीन्स या रूजवेल्ट? गैलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स या रूजवेल्ट? सभी का सही उत्तर आ रहा होगा। उत्तर यहाँ पर ए यानी कि गैलब्रेथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। यह मानते हैं कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। 10वां प्रश्न देखिएगा, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। कह रहा है सभ्य समाज, ठीक है, और राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। किसके अनुसार? हेगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामशी के अनुसार या लेनिन के अनुसार? ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो राजनीतिक चिंतन में जो है सभ्य समाज, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। मार्क्सवादी सभ्य समाज की कल्पना नहीं करते हैं, मार्क्सवादी, ठीक है ना। मार्क्सवादी जो है राजनीतिक चिंतन के केंद्र में सभ्य समाज की कल्पना नहीं करते हैं, बल्कि वो वर्ग विहीन समाज की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि लेनिन ठीक हो जाएंगे। उत्तर यहाँ पर डी राइट होगा, ठीक है। सभी लोग डी लगाइएगा। अगला बताएं, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह अनावश्यक, सुपरफ्लुअस है, आवश्यक है, किसी वर्ग की विचारधारा को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, समाप्त कर दिया जाता है। मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य क्या है? किस तरीके से मानते हैं राज्य को? क्या मार्क्सवादी समाजवाद में चलिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो रहा होगा, आवश्यक है। देखिए कैसे, तो मार्क्सवादी के अनुसार क्रांति के पश्चात, जब क्रांति होगी, क्रांति के पश्चात तुरंत साम्यवाद की अवस्था नहीं आएगी, ठीक है ना। जैसे क्रांति होगी तब तुरंत साम्यवाद नहीं आएगा, बल्कि पहले सर्वहारा वर्ग का जो है अधिनायकत्व की अवस्था समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। यानी सर्वहारा वर्ग समाप्त होगा, सर्वहारा वर्ग की समाप्ति होगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि पूंजीवाद खत्म होगा, पूंजीवाद समाप्त होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? अपने आप राज्य भी लुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। राज्य भी क्या होगा? लुप्त हो जाएगा और साम्यवाद आ जाएगा। इस तरीके से मार्क्सवादी समाजवाद क्या कहते हैं कि समाजवादी राज्य में राज्य आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। अगला देखा जाएगा, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता विरोध समझा जाता है? स्वतंत्रता विरोधी समझा जाता है कानून का, स्वतंत्रता विरोधी। लोकतंत्रीय विचार पद्धति में, शास्त्रीय उदारवादी विचार में, समाजवादी विचार पद्धति में, समष्टिवादी विचार पद्धति में? उत्तर देने का प्रयास करें। यह भी अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। चलिए, बिल्कुल सही आ रहा होगा उत्तर आप लोगों का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति, शास्त्रीय उदारवादी अथवा नकारात्मक उदारवादी। इसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक उदारवादी। इनके अनुसार क्या होता है? स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी हैं। क्या मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर विरोधी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य की सत्ता परस्पर क्या है? विरोधी हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। सभी लोग बी लगा रहे होंगे। 13वां प्रश्न है,
कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सह लेखक हैं दास कैपिटल के, एंटी हुर्डिंग के, जर्मन आइडियोलॉजी के, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम के। बताएं। चलिए, बिल्कुल ठीक सही उत्तर आ रहा है सभी लोगों का। तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों यहाँ पर ऑप्शन सी जर्मन आइडियोलॉजी, ठीक है ना, जर्मन आइडियोलॉजी, जर्मन आइडियोलॉजी, और दूसरी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सब पुस्तकें पूछता रहता है, ठीक है ना। इन दोनों के सह लेखक हैं, और भी क्या पुस्तकें हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। 14वां प्रश्न बताइएगा, 14th है, फांसीवादी निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं? समाज की निगमवादी समझ, प्रजातीय उत्कृष्टता, सर्वहारा की तानाशाही, आज्ञा पालन तथा अनुशासन। बताइए। 14th का आंसर दीजिएगा। चलिए समझते हैं। तो फांसीवाद क्या है? फांसीवाद जो है आपका उदारवाद तथा समाजवाद, इन दोनों का विरोधी सिद्धांत है। कौन सा? फांसीवाद। ठीक, कैसा सिद्धांत है? ये विरोधी सिद्धांत है, समझ रहे हैं। यह सर्वहारा की तानाशाही का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्सवाद से संबंधित है, इस तरीके से देखा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाएगा, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एक एवं अवांछनीय धारणा है? बताएं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। 15वें प्रश्न का उत्तर दें। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अरस्तु क्या मानते हैं कि समानता जो है अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है, ठीक है ना, अवांछनीय धारणा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 16वां प्रश्न है, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, या प्रेम के सिद्धांत पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछता रहता है, आपके टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत या रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, ऐसे हिंदी में भी लिख सकता है, रिट्रीब्यूटिव थियरी ऐसे लिख देगा तो पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी को पता है कि बदले के सिद्धांत पर है ना, बदले के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जैसे को तैसा, ठीक है ना। किस सिद्धांत है? जैसे को तैसा, या जैसी करनी वैसी भरनी के सिद्धांत पर आधारित है। यह ऑप्शन ए राइट होगा। अगला बताएंगे, 17वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हों, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त हों, सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो। ये प्रश्न कई बार जो है बता चुके हैं इसको विस्तार से। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा कि सभी प्रकार के भेदभाव यथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है किसी से भेदभाव न किया जाए, किसी से भेदभाव न किया जाए, ठीक है।
चलिए इसका और ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर बताइएगा, आर्टिकल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। 18वां प्रश्न होगा, जब तक शासक दार्शनिक शासक नहीं होंगे, जब तक शासक दार्शनिक और दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्यों को बुराइयों का अंत नहीं होगा। कौटिल्य का, कार्ल मार्क्स का, अरस्तू का या प्लेटो का। तो दार्शनिक शासक की बात कौन करता है? अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सरल सा है, उसको बनाने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटो जो हैं, प्लेटो अपने पुस्तक रिपब्लिक में, उनकी पुस्तक का नाम है रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। रिपब्लिक में वो एक आदर्श राज्य या राजा की बात करते हैं, दार्शनिक शासक की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्लेटो अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। अगला देखेंगे, इंग्लैंड में लॉर्ड बेवरिज प्रतिवेदन, ठीक है। लॉर्ड बेवरिज का नाम आए तो तुरंत जो है यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज की भावना याद आ जानी चाहिए, लोक कल्याणकारी, ठीक है ना। जिस राज्य की धारणा को प्रकट किया था वह था उदारवादी राज, पंथ निरपेक्ष राज, समाजवादी राज या कल्याणकारी राज। उत्तर देने का प्रयास करें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड बेवरिज ने जब अपना प्रतिवेदन दिया था, ठीक है, सबमिट किया था, तो उस समय वहाँ प्रधानमंत्री इटली थे, इंग्लैंड में, ठीक है ना। और उन्होंने जो है इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया था और एक लोक कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुसार कार्य करना शुरू किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, सभी का डी उत्तर ठीक आ रहा होगा। अगला देखेंगे, 20वां प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखिएगा, तलवार के बिना प्रशमिदा मात्र शब्द है, बोंदा दिया है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज नहीं। राज का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है, उसके चरित्र को कुंठित करता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और अब आप लोग इसको बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो मिलाते रहेंगे। तो यहाँ पर तलवार के बिना प्रशमिदा मात्र हैं, यहाँ पर हॉप्स हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो ये कौन बोलता है? रूसो, यानी कि 4 हो जाएंगे। इसके बाद है, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये कौन बोलते हैं? बोंदा, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर आ जाएगा। और राज्य के कार्य में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना तथा उसके उत्तरदायित्व कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये कौन बोलते हैं? तो यहाँ पर ये मिल हो जाएंगे। तो देखिएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक होगा। सभी लोग लगा लीजिएगा इसको, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। अगला बताएंगे, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई सभी उदारवादियों द्वारा, केवल कुछ उदारवादियों द्वारा, केवल जॉन लॉक के द्वारा या केवल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। 21 का आंसर दे। चलिए बिल्कुल सही है। तो प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स, इनको जो है केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई, इनकी पुष्टि की गई। जैसे आपके हॉब्स, लॉक और रूसो आते हैं, जिसमें से लॉक बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर हॉब्स, लॉक, रूसो सभी जो है सभी उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों की पुष्टि नहीं करते हैं, केवल कुछ उदारवादी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ है। ये आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? सिसरो को, प्लेटो को, पोलिबियस को या अरस्तु को।
चलिए बिल्कुल ठीक उत्तर आ रहा होगा। तो ये अरस्तु जो है इसको बोलते हैं, अरस्तु क्या कहते हैं कि राज व्यवस्था या पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन नव उदारवाद का तर्क नहीं है, पूछ रहा है। नव उदारवाद का तर्क नहीं है। बाजार संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है। ठीक है, देखिए यहाँ से करते चले जाएंगे। बाजार संसाधनों का सर्वोत्तम इस्तेमाल करता है, ये तो सही है। वर्ण परास्त को मजबूत करने के लिए समकक्ष संसाधन व्यक्ति और समूह को प्रदान किए जाने चाहिए। ओके, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अकुशल और अपव्यय होती है, ये भी ठीक है। निजी क्षेत्र के प्रभुत्व वाले किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन और प्रयोग में ज्ञान और प्रौद्योगिकी विनियोजन अव्यवहित और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती है, ये भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अब देखिए कितना डीप जा करके पीजीटी में क्वेश्चन पूछता है, तो नव उदारवाद को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। अब चूँकि ये समझ में नहीं आ रहा है तो बाकी चीज़ों को समझ करके उससे उत्तर निकाल सकते हैं, तो ये वाला नहीं होगा इस प्रकार से। 24वां प्रश्न है, सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? अरस्तु, प्लेटो, सोक्रेटिस या मॉन्टेस्क्यू ने? चलिए, तो यहाँ पर सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण या कह लें वैज्ञानिक वर्गीकरण कौन प्रस्तुत करता है? ये हैं आपके अरस्तु। ठीक, यहाँ पर अरस्तु हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, उत्तर ए सही हो जाएगा। सभी को उत्तर ए आ रहा होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की है? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। कौन कहता है ये? लास्की, मैकाइवर, बार्कर या लिपसेट? चलिए बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर बार्कर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बार्कर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, बार्कर क्या कहते हैं कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है तथा स्वतंत्रता के अधिकार आवश्यक हैं तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक, अगला देखिएगा। 26वां प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? मानव अधिकारों की धारणा की किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? सार्वभौमवाद, सांस्कृतिक पहचान, पंथ निरपेक्षता या व्यक्तिवाद? चलिए दोस्तों, यहाँ पर मानव अधिकार शब्दावली को जो है लगभग 20वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है ना, 20वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया और यहाँ पर सार्वभौमवाद के परिप्रेक्ष्य में जो है आलोचना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक, उत्तर यहाँ पर ए ठीक होगा। अगला देखेंगे 27वां प्रश्न है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित? बताएं। चलिए, विधि का शासन जो है प्रक्रियात्मक जो है समानता की बात करता है ना, प्रक्रियात्मक। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर बी राइट होना चाहिए, प्रक्रियात्मक। ठीक है ना। और विधि के शासन का मतलब क्या रहता है? विधि शासन का मतलब है
कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हों, समान, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देखिएगा 28वां प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा। हीगल ने सभ्य समाज को देखा किसमें? विशिष्टता की साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में, या समुदाय के साकार रूप में? बताएं। 28वें प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों यहाँ पर हीगल जो हैं सभ्य समाज को सार्वभौमिकता के साकार रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है ना, सार्वभौमिकता के साकार रूप में परिभाषित करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, क्या कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, ये भी हीगल के द्वारा कहा गया। अगला देखिएगा 29वां प्रश्न है, किसने राज्य के इस प्रकार वर्णन किया कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एडमंड बर्ग, अरस्तू, मैकाइवर या मॉर्गन? चलिए, बिल्कुल सही का उत्तर आ रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग क्या कहते हैं कि राज्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, और प्रत्येक सद्गुण तथा सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला दीजिएगा आंसर, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन हैं? A.V. डाइसी, हरमन फाइनर, R.G. गैटल या F.W. विलोबी? चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा आप सभी का। यहाँ पर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं A.V. डाइसी, यानी कि आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर ए राइट हो जाएगा। और द नेचर ऑफ द स्टेट, द नेचर ऑफ द स्टेट, इसके लेखक हैं आपके F.W. विलोबी। ठीक है ना, और है एक पुस्तक है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, इसके लेखक हैं हरमन फाइनर। हरमन फाइनर। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। अगला देखिएगा, अब इनको भी मिलाना है, चयन करना है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, अब मिलाइएगा। राज का दार्शनिक सिद्धांत दिया है यहाँ पर, राज और विधि का सामान्य सिद्धांत दिया है यहाँ पर, दार्शनिक उग्रवाद दिया है, नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद दिया है। ऑप्शन में है मैकियावेली, बेंथम, कैल्सन, बोसांगे। फटाफट मिलाने का प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर मिलाते भी रहेंगे हम लोग। तो यहाँ पर राज के दार्शनिक सिद्धांत आपके बोसांके से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना, और राज और विधि के सामान्य सिद्धांत, ये आपका कैल्सन से संबंधित हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद आपका दार्शनिक उग्रवाद आपके बेंथम से संबंधित हो जाएगा। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि, ये मैकियावेली
से संबंधित हो जाएगा। तो हो गया है ए, यहाँ पर ये 4 हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 2 और 1, तो 4 3 2 1, देखिएगा 4 3 2 1 पहला ही आंसर यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, सभी लोग इसको मिला लीजिएगा। अगला बताएंगे रूसो के बारे में, कह रहा है रूसो के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, पूछ रहा है। सही चुनना है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवादी का प्रत्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य रूप का रूपांतरित किया। रूसो ने हॉब्स और लॉ के संविदा सिद्धांत को अधिक संगत और सुव्यवस्थित बनाया। रूसो ने पूर्ववर्ती संविदा चिंतकों के नैसर्गिक विधि और नैसर्गिक अधिकारों की परंपरा को जारी रखा। राज्य की प्रकृति के बारे में रूसो के सामान्य निष्कर्ष राजनीतिक दर्शन में प्रत्ययवादी सर्वाधिकारवादी परंपरा के आगमन की अभिव्यंजित नहीं करते हैं। सभी लोग उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही मतलब जितने भी बनाया था पीजीटी 2003 का पेपर है, बहुत ही मतलब बिल्कुल टफ़ टाइप का पेपर उस समय बना हुआ होगा। ये उस समय के हिसाब बहुत ही टफ़ पेपर होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। रूसो ने तर्क बुद्धि व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य रूप का रूपांतरित किया। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उत्तर ए सही होगा। ठीक है, अगला बताएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है। देखिए ये सब बहुत ही मतलब टफ बनाया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनाए हैं। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता के अपरिहार्य साधन मानता है। मिल विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। बताइए, सही कथन चुनना है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इनकी जो पुस्तक रहती है, यह उनको जो निबंध होता है एक कौन सा, ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की एक विवेचना, उसमें जो है अपना स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत की वो विवेचना करते हैं। ठीक है, जिसमें से वो मानते हैं कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, फिर से दोहरा सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखेंगे 34वां प्रश्न है दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है, पूछ रहा है। अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन की परोक्ष भूमिका, सार्वव्यापकता की प्रकृति, संवैधानिक साधनों के आवश्यक रूप से प्रयोग। उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सर्वव्यापकता की प्रकृति जो है दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर उत्तर सी राइट होगा। ठीक है, सभी को उत्तर ठीक आ रहा होगा। अगला देखेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतन का नाम क्या है। जे.एस. मिल, थॉमस हेयर, डेविड स्टन या लुसियन पाई। फटाफट उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इनकी एक पुस्तक है, जो सही आंसर आ रहा है आप लोगों का ऑप्शन बी। ठीक है ना, थॉमस हेयर हो जाएंगे यहाँ पर। थॉमस हेयर की पुस्तक है इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसमें जो है इन्होंने इसकी चर्चा की थी। ठीक है, इसको
एकल संक्रमण मत प्रणाली को और क्या बोलते हैं, हेयर प्रणाली भी कहा जाता है, हेयर प्रणाली का भी नाम दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिपादन किसने किया, थॉमस हेयर ने। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, निम्न देशों में से किस एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया था, एक ही प्रयास में, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, यूएसए, चीन। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारत में। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब जो है मताधिकार की आयु यानी कि मत प्रदान करने या मत देने की आयु 21 वर्ष थी उस समय, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 61वें संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, चेंज करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कितना, 18 वर्ष। अभी तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है, ब्रिटेन में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आप लोग लगा चुके हैं और पूछता रहता है टीजीटी में ऐसा। अगला देखेंगे, 38वां प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी कब, 1955, 1948, 1952 या 1951 में। चलिए, बिल्कुल सही है, तो 1955 में इन्होंने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की। ठीक है ना, किस दल की, समाजवादी दल। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखा जाएगा, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कोट से उनका सही कालानुक्रम बताएं। अच्छा, ठीक है, देखिएगा ये घटनाएं कब कब होती हैं सारी चीज़ें, और इनको यहाँ कोट के हिसाब से सेट करना। स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यहाँ पर कोट दिया हुआ है, उसका प्रयोग करके बताइए। चलिए, तो स्वदेशी आंदोलन होता है आपका 1905 में, होम रूल आंदोलन होता है 1916 में, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ठीक है, तो अभी यहाँ से मिला लीजिए, ये तो बिल्कुल राइट लगा हुआ है। 1 2 3 4 एकदम राइट है, एक लाइन से ही है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, ए ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के कील सिद्ध होंगे, यह कथन किसने कहा, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों, तो सही उत्तर आ रहा होगा यहाँ पर लाला लाजपत राय। ठीक है, जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे उस समय जो लाठी चार्ज हुई थी उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, लाला लाजपत राय की। उसी समय इन्होंने कहा था कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें सिद्ध साबित होंगी। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जग कर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह किसका वक्तव्य था, श्रीमती एनी बेसेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या स्वामी विवेकानंद। सभी का उत्तर आ रहा होगा। तो यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट का यह कथन है या वक्तव्य है, क्या कहती हैं कि वो पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जग कर वे
मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। अगला देखेंगे 42वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन में तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था कि करो या मरो। इसी में करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। तो इस आंदोलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में गतिरोध हमेशा बना रहता था। उसमें जो है एक पूना पैक्ट भी जो होता है, वहाँ पर भी कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये शामिल नहीं रहते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 83वां प्रश्न है आज का, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी तथा सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी किसके विषय में कहा जाता है? चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिनको राजनीति में उग्र मूलवादी और सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी कहा जाता है। ठीक है ना, और इनको भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ भी कहते हैं। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ भी कहा जाता है। ठीक, ये राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी और सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो ये था 2003 पीजीटी का पेपर, जिसमें से ये पार्ट ए है अभी। बाकी कल जो है आपको इसका पार्ट बी मिल जाएगा। और जिन्होंने पहले के पेपर नहीं देखे, सन 2002 का पेपर अपलोड हो चुका है पहले से ही, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।